जय हिंद। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे अगले दिन आपको नेक्स्ट इसका पार्ट 2 देंगे मॉडल सेट का, तो इसीलिए आज जो है बिहार बोर्ड का मॉडल सेट 2023 का पार्ट 2 लेके आए हैं। पिछले दिन 1 से 35 नंबर तक हम बता दिए थे, आज हम लोग 36 से 70 नंबर तक जाएंगे। क्लियर है? जो भी बच्चे नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो यहाँ पर आई पे हम लिंक दे देंगे, आई बटन पर, तो उसको क्लिक करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 36 से। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा तप्त धारा एमीटर में, याद रखिए तप्त धारा एमीटर में धारा जो है विक्षेपण के क्या होता है, वर्ग के समानुपाती होता है। क्लियर है? यानी जो होगा धारा वो समानुपाती होगा किसके, विक्षेपण के वर्ग के। क्लियर है? नेक्स्ट 37 नंबर क्या बोल रहा है, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। एल आर परिपथ हम याद कीजिए जब हम यूनिट 4 का पढ़ाए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराए थे। ठीक है, और याद करो इसका क्या था, इसका r बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर है। ठीक है, ये आंसर जाएगा। चलिए लेकिन फिर भी हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं ऐसा क्यों। एल आर परिपथ का अगर बात करें तो एल आर परिपथ का प्रतिबाधा त्रिभुज इस तरह था, ये r था, ये एक्सएल था जिसको हम लोग एल ओमेगा भी बोल सकते हैं। क्लियर है? और ये प्रतिबाधा था जेड, और यहाँ जो कलांतर था ये फाई था। क्लियर है? अगर हम किसका बात करते हैं, शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक बराबर होता है कॉस फाई। क्या होता है, कॉस फाई, और कॉस फाई का वैल्यू जो होता है वो होता है क्या, b बाय एच। इसके सामने लिए परपेंडिकुलर, ये बेस या हाइपोटेनस, तो b बाय एच यानी r बाय जेड होगा, r बाय जेड। तो कॉस फाई इक्वल टू कितना है, r बाय जेड है, कितना, r बाय जेड, तो r बाय जेड, जेड का वैल्यू यानी इसका वैल्यू, अगर पाइथागोरस थोड़ा भी जानते हो तो जेड बराबर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो बोलो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। देख लीजिए ऑप्शन यही वाला है। क्लियर है? तो इसीलिए आंसर गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में किसका भेदन क्षमता अधिकतम होती है। निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता अधिकतम होती है? सिंपल सा याद करो, हम सिखाए थे गामा विकिरण, गामा विकिरण का भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। क्लियर है? तो है ऑप्शन गामा, देखिए डी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, द्रव्यमान संख्या ए तथा नाभिक के त्रिज्या आर के बीच संबंध है। तो सिंपल से याद करो, रदरफोर्ड ने बताया था किसी नाभिक का त्रिज्या आर समानुपाती होगा उसके द्रव्यमान संख्या के घनमूल के, यानी 1/3 के। इसका आंसर गया सी। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला सूर्य की ऊर्जा का कारण है। सूर्य का जो ऊर्जा होता है वो किससे उत्पन्न होता है, नाभिकीय संलयन से, इसलिए आंसर गया बी नंबर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है 1 किलोग्राम मात्रा के तुल्य ऊर्जा लगभग होती है 1 किलोग्राम के। तो ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला पढ़े थे E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो अगर बात करें E मतलब ऊर्जा, ठीक है, द्रव्यमान कितना लेना है, 1 किलोग्राम यानी 1 kg, तो 1 इंटू सी स्क्वायर, सी का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻16। क्लियर है? तो E इक्वल टू हम कितना लिखे, 9 गुने 10⁻16। क्लियर है? 9 गुने 10⁻16। तो जरा देखो ध्यान से, कहीं पर भी आपको ऑप्शन में 10⁻16 नहीं होगा, सिर्फ ऑर्डर का जिक्र किया है। तो ध्यान से देखना, अगर आगे वाला संख्या 5 या 5 से कम रहता, जो रहता वही रहता। क्लियर है? या उससे बस 16 था तो 16 ही हो जाता। लेकिन यहाँ 5 से ऊपर है, 9 है, तो ये एक बढ़ जाता है, तो इसको हम ऑर्डर 10⁻17 लिख सकते हैं, 10⁻17 जूल। क्लियर है? देखिए ऑप्शन में है सी नंबर जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है पश अभिनीत डायोड है, पश अभिनीत डायोड। तो याद करो, पश बायस अभिनीत मतलब बायस, पश बायस में जो है जेनर डायोड भी काम करता है और फोटो डायोड भी काम करता है, एलईडी नहीं, एलईडी अग्र बायस में करता है। क्लियर है? तो ये और ये दोनों जो है पश बायस में काम करता है, तो ए और सी दोनों जाएगा। डी नंबर देखिए बोल रहा है ए तथा सी दोनों, इसीलिए आंसर गया हमारा डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है Na ND गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। तो Na ND गेट के लिए शिकायत है A डॉट बी के ऊपर बार इक्वल टू वाई। क्लियर है? नेक्स्ट 44 नंबर बोल रहा मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होता है। याद रखना, मानव नेत्र का विभेदन क्षमता होता है 1 मिनट, कितना, 1 मिनट या बोले तो 60 सेकेंड। क्लियर है? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए,
बोल रहे नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित राशियां, नाभिकीय अभिक्रिया में जो है याद रखना रेखीय संवेग जो होता है संरक्षित रहता है, याद रहा, रेखीय लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। नेक्स्ट, अगर 46 का बात किया जाए, बोल रहा निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? कांच, पानी, अल्कोहल से सबसे ज्यादा किसका होता है? हीरा, याद रखना हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 47, बोल रहा दो प्रकाश स्रोत संबद्ध होता है जब उसके बीच कालांतर, ध्यान समझिएगा, संबद्ध यानी कोहेरेंट, और कोहेरेंट सोर्स तभी होगा जब हम बताएं तो उसके बीच कालांतर शून्य होगा या फिर नियत होगा, शून्य या नियत। तो देखिए नियत रहता है, बदलते रहता है, नियमित परिवर्तित करता है, अपरिवर्तित नहीं, ये सब कुछ भी नहीं जाएगा, नियत होगा। क्लियर है, नियत रहता है, शून्य भी रहता तो भी जाता। नेक्स्ट 48 नंबर बोल रहा है गर्म करने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध, सिंपल सा अर्धचालक को अगर हम गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। इसका आंसर घटता है, ए नंबर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है। क्लियर है, ध्यान से देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है, तो प्रेरित यहां पर आवेश दिया है, सबसे पहला दिमाग में होना चाहिए आवेश तो नहीं, यहां पर दो ही चीज याद करो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता था और उसके कारण धारा चलता था, तो आवेश तो यहां नहीं देना चाहिए, यहां पर होना चाहिए विद्युत वाहक बल। क्लियर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वतंत्र होता है। क्लियर है, तो किससे स्वतंत्र होता है? तो कुंडली के प्रतिरोध से, उस प्रतिरोध से इसको कोई मतलब नहीं, धारा को मतलब है लेकिन इसको मतलब नहीं है। क्लियर है, याद रखना फ्लक्स के परिवर्तन और समय ये दोनों से निर्भर करता है, तो इसीलिए आंसर कौन जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है? सिंपल सा ऊर्जा, किसका? ऊर्जा। याद रखना फराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसके सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ध्यान से देखिए, बोल रहा प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का, ठीक है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻27 kg। क्लियर है, 1.67 × 10⁻27 होता है, इतना भी चलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है? 4 डायोप्टर क्षमता के लिए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? याद करो लेंस का फोकस दूरी शक्ति बराबर होता है 1/f, तो बोलो f बराबर कितना हो जाएगा? 1/p। ठीक है, तो तो f इक्वल टू कितना होगा? 1/p, p पावर कितना दिया? 4 डायोप्टर, तो 1/4 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0.25 मीटर। देखिए ऑप्शन में 0.25 मीटर, ए नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा 53 बोल रहा समान समायोजन में एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, समान समायोजन में, तो समान समायोजन में कितना होगा? d/f, सरल सूक्ष्मदर्शी का कितना? d/f। क्लियर। नेक्स्ट ध्यान से देखिए 54 नंबर बोल रहा अवरोध के किनारे प्रकाश का मुड़ना कहलाता है विवर्तन। अवरोध या द्वारक के किनारे से जो प्रकाश अपने ज्यामितीय रूप में मुड़ जाता है उस घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए बोल रहा हीरा के लिए क्रांति कोण का मान होता है 24 डिग्री, लगभग 24 डिग्री। क्लियर है, ए नंबर जाएगा। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है अनंत। याद करो इसको बनाए विथ ऑब्जेक्टिव, अगर समांतर रहे, ठीक है, यानी सिंपल सा कांच का पट्टी का है तो उसके लिए फोकस दूरी कितना होता है? अनंत। क्लियर है। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कौन होता है? याद करो μ - 1 × a, सी नंबर। नेक्स्ट 58 नंबर बोल रहा रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कालांतर, रचनात्मक व्यतिकरण या फिर इसी कहते हैं समपोषी व्यतिकरण, इसके लिए कालांतर होता है n + 1 × लैम्डा। क्लियर है, लेकिन यहाँ लैम्डा किसी में भी नहीं दिया ऑप्शन में, ध्यान से देखिए यहाँ पाई दिया, चलो फिर भी यही टिक करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट 59 नंबर बोल रहा प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा की परास होती है, यानी जो फोटोन है उसका एनर्जी का रेंज कितना से कितना होता है? तो याद रखिए इसका एनर्जी का रेंज होता है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है? बोल रहा निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है? कौन सी घटना? सिंपल से क्या? प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्यों? प्रकाश विद्युत प्रभाव में याद करो जब भी प्रकाश डालते थे इलेक्ट्रॉन निकलता था, इसका मतलब वो कण है, पार्टिकल है, तब ना निकाल लेता है। क्लियर है, तो इसका आंसर गया बी। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल निम्न में से कौन सा कण विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में एक साथ एक ही समय पर रहने पर अचर वेग से जा सकता है। अचर वेग से यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तो भी। तो इलेक्ट्रॉन नहीं, ये तो नहीं जाएगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में विचलित होगा। प्रोटॉन भी होगा, तो इसका आंसर कौन गया, सी फोटोन। फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता, इसीलिए इसको विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सी। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहे नाभिक की खोज की थी किसने, रदरफोर्ड ने। याद करो रदरफोर्ड का अल्फा परिकीर्णन प्रयोग, उसी में नाभिक का खोज किया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि समान होती है। ठीक है, तो द्रव्यमान नहीं भाई, तीनों का अलग होता है। इसका भले सेम होता है, लेकिन इसका तो अलग हो जाता है। आवेश जानते होगे, इसका आवेश का परिमाण सेम रहता है, लेकिन भाई प्रकृति अलग रहता है, इसका तो कोई आवेश ही नहीं। ऊर्जा नहीं भाई, तो इसका सही आंसर है संवेग। याद रखिए तीनों का संवेग इन मोमेंटम क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, बोल रहे एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 50 sin 100 पाई t है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति होगा। क्या पूछ रहा है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। देखो हमको इक्वेशन जो दिया है I = 50 sin 100 पाई t, क्लियर है, ये दिया। इसको अगर तुलना करें ओरिजिनल समीकरण से, I = I0 sin ωt होता है। तो अगर तुलना अगर ध्यान से देखिए, यहाँ 100 पाई t कितना हुआ, 100 पाई ले लो, ओमेगा बराबर हुआ 100 पाई, क्लियर है। ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई न्यू बराबर 100 पाई। बोलो पाई से पाई चला गया, हमसे न्यू पूछ रहा है, तो न्यू बराबर कितना होगा, 100/2, क्लियर है। इस 2 को उधर लेगा तो हो गया कितना, 50 हर्ट्ज। कितना, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। अब जरा देखिए कितना बढ़िया ऑप्शन बनाया, देखो कहीं पर भी देखो सब में पाई लगा दिया, जबकि पाई आंसर में जाएगा ही नहीं, सिर्फ कितना होगा, 50 हर्ट्ज। यहाँ पाई नहीं रख के क्या लिखना चाहिए, हर्ट्ज लिखना चाहिए, ये नहीं लिखना चाहिए। आंसर जाएगा ए नंबर, 50 हर्ट्ज, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब सोचिए जरा सा, जो बनाता है जो भी बोर्ड वाला, मतलब ध्यान भी नहीं देता है कि ऑप्शन एक बार चेक कर लें, बस किसी तरह। सरकारी काम में ऐसा ही होता है, लेकिन क्या कीजिएगा, झेलना पड़ेगा हम ही लोग को। क्या बोल रहा है, जर्मेनियम का बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। जर्मेनियम, तो याद करो हम सिखाए थे, जर्मेनियम का वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है वो होता है कितना, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है। अगर सिलिकॉन रहता तो 1.1 जाता है, याद रखना। सिलिकॉन का पूछता तो 1.1, लेकिन जर्मेनियम पूछ रहा है 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, देखिए यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दहली तरंग दैर्ध्य होगा। दहली तरंग दैर्ध्य होगा, ध्यान समझिएगा, एक न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिए, कुछ भी दम नहीं है। याद करो हम एक फॉर्मूला हम पढ़ाए थे, फाई नॉट इक्वल टू h न्यू नॉट, फाई नॉट इक्वल टू h न्यू नॉट, या फिर फाई नॉट इक्वल टू हम लिख सकते हैं h/c/λ नॉट, क्लियर है। और हमसे दहली तरंग दैर्ध्य पूछा है, यानी लैम्डा नॉट पूछा है, तो इसको इधर ले जाओ, लैम्डा नॉट इक्वल टू कितना होगा, hc/फाई नॉट, क्लियर है, hc/फाई नॉट। अब वैल्यू अगर रखेंगे तो लैम्डा नॉट इक्वल टू h का वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻⁻34, क्लियर है। c का वैल्यू कितना होगा, 3 इंटू 10⁸ बाय फाई नॉट यानी क्या, ये कार्यफलन कितना है, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2.8। लेकिन जरा गौर से देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया, हमको जब भी न्यूमेरिकल बनाते हैं जूल में चाहिए होता है, तो इसको जूल में बदलो, और जूल में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। इसको सॉल्व करो, ध्यान से देखना, सॉल्व करना, सॉल्व करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 4433 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 4433 एंगस्ट्रॉम, क्लियर है। तो इसका आंसर गया कितना, सी नंबर, क्लियर है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार किस लिए रखा जाता है। याद करो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है उसको परतदार इसलिए रखते हैं ताकि भंवर धारा के कारण जो ऊर्जा हानि होता था वो ना हो, ठीक है, यानी ऊर्जा हानि को क्या करने के लिए, कम करने के लिए। तो ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए, बिल्कुल सही, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है, देखिए बोला लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। लेजर क्रिया, सिंपल सा, लेजर क्रिया तभी कार्य करेगा जब बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा। लेजर सोचो इतना ज्यादा हीट जनरेट करता है कि मेटल शीट को भी काट देता है,
सोचिए कितना ज़्यादा हीट थी, यानी सिंपल से याद रखिए उच्च मतलब बोल सकते हैं उसमें उत्पन्न होना चाहिए, तो उच्च ताप। क्लियर है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। तापमान गुणांक लिखा है, इसका नाम होना चाहिए प्रतिरोध ताप गुणांक। क्लियर है, तो सिंपल सा सिखाए थे किसी भी अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। क्लियर है, तो ध्यान से देखिए इसका ऑप्शन है बी नंबर, ऋणात्मक। क्लियर है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का ऑब्जेक्टिव का, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, तो इसकी माध्य आयु का होगा मान। याद करो हम एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, टी हाफ इक्वल टू 0.693 इंटू टी एवरेज, लेकिन हमसे पूछ रहा माध्य आयु, माध्य यानी एवरेज लाइफ, तो बोलो टी एवरेज इक्वल टू कितना होगा, इसको इधर लेंगे, टी हाफ इक्वल बाय 0.693, तो बोलो टी एवरेज इक्वल टू टी हाफ यानी अर्ध आयु काल कितना दिया 1600 वर्ष, ले लो 1600 बाय 0.93 करो। क्लियर है, 0.693 करो, आंसर कितना आएगा। तो आंसर जब इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखना, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2309 वर्ष। एक्चुअली इतना नहीं आएगा, 2308.8 आएगा, तो वही हुआ 2309 वर्ष। क्लियर है, तो इसका आंसर ये ए नंबर। तो इसी के साथ हम लोग का मॉडल सेट जो है पूरा कंप्लीट हो गया इसका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब उम्मीद करते हैं आप लोग का एग्जाम अच्छा से ही जाएगा, क्योंकि सारा उधर यूनिट वाइज भी करा दिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मॉडल सेट भी करा दिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ठीक है, और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बढ़िया से एग्जाम दीजिए। ठीक है, और उम्मीद करते हैं अच्छा ही दीजिएगा, सारा तैयारी करके रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।